हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच सी वर्मा के क्वेश्चंस और हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। आई होप आपको ये सीरीज़ समझ में आ रहा होगा, आपको क्वेश्चंस अच्छे से लग रहे होंगे आपके क्वेश्चंस, और आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बिना कोई टाइम वेस्ट किए। A steel wire of original length 1 meter and cross-sectional area 4 mm square is clamped at two ends so that it lies horizontally and without tension. Okay. तो कहा है कि एक स्टील वायर है जो कि हॉरिजॉन्टली कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, जिसका लेंथ 1 मीटर्स है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर के बराबर है, और इनिशियली इसमें कोई टेंशन नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा है। If a load of 2.16 kg is suspended from the midpoint of the wire, what would be the vertical depression? तो कहा है इस पे अगर कोई एक लोड बीच में हैंग कर दे हम, तो ये वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये लोड रहेगा यहाँ पे बीच में। यहाँ पे ये लोड है m, दैट इज़ 2.16 kgs का। तो मेरे से इस y का वैल्यू पूछा है, यानी कि ये कितना नीचे आया है, दिस y मुझे पता करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप फाइनल कंडीशन को समझना। ये जो वायर था, लोड लगने के बाद ये कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है, ठीक है। इनिशियली इसका लेंथ मान लिया, दिस इज़ हाफ लेंथ L/2 और दिस लेंथ इज़ y। तो वहाँ से मैं ये लेंथ बता सकता हूँ। इलोंगेशन के बाद जो वायर का ये पार्ट का लेंथ होगा, दैट विल बी √L/2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला पार्ट का भी लेंथ इतना ही होगा, √L/2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे एक और चीज़ कि जो मास था, जो मास ऐसे लटका हुआ है, इसका FBD अगर हम ड्रॉ करें तो इससे स्ट्रिंग कुछ इस तरह से अटैच्ड है, यानी कि टेंशन T इस तरफ, टेंशन T इस तरफ। मान लिया दिस एंगल जो है, ये एंगल को थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा, और नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो 2t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। ये तो फोर्सेस को बैलेंस करके हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब मुझे t का एक्सप्रेशन पता करना है। टेंशन क्या होगा, यानी कि वायर में जो टेंशन है वो क्या होगा। तो स्ट्रेस रिलेशन से, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज़ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जिसे हम व्हाट इज स्ट्रेस, टेंशन इन द वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। तो क्वेश्चन में गिवन है। अब स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज़ कैपिटल L। तो देखिएगा यहाँ से डेल्टा L का वैल्यू क्या होगा। डेल्टा L विल बी फाइनल लेंथ, व्हाट इज़ माय फाइनल लेंथ, 2 times of this length, and this length is √L square upon 4 plus y square minus initial length, that is capital L। तो इस डेल्टा L का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे T आ जाएगा AY/L इंटू डेल्टा L, and delta L is 2 times of √L square upon 4 plus y square minus L
ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे देखिए, अब इस टेंशन का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम अपने इस ट्राइंगल को अगर देखें तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस, दैट इज बेस विल बी y अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज रूट अंडर एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर। तब सारे वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स t। t इज़ ay अपॉन l इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल 2 टाइम्स ऑफ t इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज y अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर 2t cos theta equals to mg. This equals to mg. ठीक है, तो फिर देखिए आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, बस फिज़िक्स यहीं तक था। इसके बाद अब सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो चलिए देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ, ये ध्यान रखिएगा कि ये y यंग्स मॉडुलस वाला y है और ये y डिप्रेशन, यानी कि कितना जो मास था वो स्ट्रिंग कितना नीचे डिसेंड हुआ है, ये वो y है। तो ये स्मॉल y और ये कैपिटल y, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ है, आप कंफ्यूज मत होना इससे। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इस टर्म को मैं ब्रैकेट के अंदर भेजूँगा तो क्या होगा, 2 ये ए वाई एल और ये वाई को बाहर निकाल लेते हैं हम, ए कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई अपॉन एल बाहर आ गया और अंदर में बचेगा 2 माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसका पावर 1/2, रूट के अंदर है ये क्वांटिटी, इक्वल्स टू mg। और इतना करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैथ्स में वो चीज़ आप पढ़ोगे। मैं बता देता हूँ आपको, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 प्लस ax टू द पावर n कुछ ऐसा लिखा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं इसे 1 प्लस anx ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है ये नीचे आ जाता है व्हेन a इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। इफ़ इस कंडीशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक्चुअल जो डिप्रेशन है ना y इज़ एक्चुअली वेरी वेरी लेस देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हम ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम 1 प्लस ए वाई जैसे फॉर्म में एक ले आते हैं। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए वाई वाई अपॉन एल इंटू 2 माइनस, यहाँ तो एल ही रहेगा और नीचे में मैं यहाँ से l/2 को कॉमन ले लूँ अगर, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टू द पावर 1/2 इक्वल टू mg। अब मैं इस अंदर 1 प्लस ax जैसा फॉर्म है ये, इसमें मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्चुअल में जो ये क्वांटिटी है एक्चुअल में y इज़ वेरी वेरी लेस देन l, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक्चुअली इधर पे x होगा। ठीक है, व्हेन x इज़ वेरी लेस। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 2a, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, इधर l और एक ही l कट गया और ये 2 ऊपर चला गया, तो -2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे मैंने बताया इसमें क्या होता है 1 प्लस एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है 1/2 इंटू 4y² अपॉन l²। एक सेकेंड, सॉरी, इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, एक्चुअली डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे हम, तो 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4y² अपॉन l² टू द पावर -1/2 इक्वल टू mg। ठीक है, मैंने बताया फिज़िक्स हम ख़त्म हो चुका है, अब हम सिर्फ मैथ्स में कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, बट इसका डिटेल आप जब मैथ्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली ये कैसे आता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अब हम इसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट वाला पावर है ये यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि 2ay अपॉन l इंटू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंट नीचे आ गया यानी कि -1/2 इंटू बाकी का जो टर्म एज इट इज़ इक्वल टू mg। मतलब इसके बाद आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर से जो निकल के आएगा दैट विल बी 8ay अपॉन l³ इक्वल टू mg, और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा mgl³ अपॉन 8ay का क्यूब रूट 1/3, और जब सारे वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.015 मीटर्स, जो कि 1.5 सेंटीमीटर्स है। दिस इज़ आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें मैथ्स ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। A copper wire of cross-sectional area 0.01 centimeter square is under a tension of 20 newtons. Find the decrease in cross-sectional area. The Young's modulus of the copper is 1.1 into 10⁻11 and Poisson ratio दिया है और hint tag given है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइजन रेशियो गिवन है। पॉइजन रेशियो का मैं पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। पॉइजन रेशियो को हम गामा से डिनोट करते हैं, एंड दिस पॉइजन रेशियो इज़ एक्चुअली इक्वल टू, या फिर सीधा आप समझो कि जितने भी जो लैटरल डिमेंशंस है, स्ट्रेन इन लैटरल डायरेक्शन इज़ इक्वल टू negative of Poisson ratio, that is gamma, into axial strain in axial direction। ये axial direction क्या होता है? axial direction मतलब मान लिया कोई एक रॉड है, ये एक रॉड है और कुछ ऐसे हम एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में जितने डिमेंशंस होंगे, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में यहाँ कौन सा डायमेंशन है, रॉड का लेंथ है, ये लेंथ, दिस इज़ एन एक्सियल डायरेक्शन। और लैटरल क्या होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर में जितना डायरेक्शन है, जैसे कि इस रॉड, मान लिया सर्कुलर रॉड है तो इसका रेडियस विल बी अ लैटरल डिमेंशन, लैटरल डिमेंशन। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, ये लैटरल जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी change in lateral dimension, that is change in radius upon original radius। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, ये चीज़ समझिएगा कि अगर यहाँ पे देखिए, जैसे हम फोर्स
एक्सियली लग रहा है तो इसके कारण जो एक्सियल डिमेंशन है वो तो इंक्रीज़ करेगा, लेंथ इलोंगेट होगा, बट जो रेडियस है वो रेडियस श्रिंक करेगा, यानी कि रेडियस विल डिक्रीज़। तो इसीलिए ये एक डिक्रीज़ के कारण एक नेगेटिव साइन आता है, वो माइनस साइन। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन में मुझे क्रॉस सेक्शन रे का डिक्रीज़ पता करना है, तो पहले हम लैटरल एक्सियल स्ट्रेन पता कर लेते हैं। क्यों? तो मुझे पता है कि स्ट्रेस जो कि सिग्मा हम डिनोट करते हैं इज़ वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, एंड एक्सियल स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी एक्सियल लेंगे हम। तो यहाँ से एक्सियल स्ट्रेन का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, दैट इज़ स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस इज़ फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स इज़ 20 अपॉन एरिया इज़ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज़ 1.1 इंटू 10⁻11। ठीक है, यहाँ से मुझे एक्सियल स्ट्रेन पता चल गया। अब इसके बाद लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन विल बी नेगेटिव ऑफ पॉइजन्स रेशियो गामा इंटू एक्सियल स्ट्रेन। तो यानी कि ये आ जाएगा माइनस पॉइजन्स रेशियो इज़ 0.32 इंटू 20 अपॉन 0.01 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻11। यहाँ से मुझे वेरी ईजली ये मिल जाएगा लैटरल स्ट्रेन, यानी कि दैट इज़ डेल्टा आर अपॉन आर। अब क्वेश्चन में मुझे एक हिंट गिवन है, हिंट इज़ कि जो डेल्टा ए अपॉन ए है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा ए अपॉन ए को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर, और मैं डेल्टा आर अपॉन आर यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ये -1.163 इंटू 10⁻⁻4। और यहाँ से डिक्रीज़ इन एरिया हम पता कर सकते हैं सिंपली इस एरिया वाले टर्म को यहाँ भेज करके। व्हाट इज़ माय एरिया? दिस विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर गिवन है क्या क्वेश्चन में? क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है सिंपली, तो ये छोड़ ही दो आप, डायरेक्टली हम क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ ये टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे डेल्टा ए पता चल जाएगा, दैट विल बी 1.163 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द डिक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल बाई 0.01%, और बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया है मेरे पास। ये एक्चुअली डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2.1 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। देखिए बल्क मॉडुलस का आप एक फॉर्मूला बस याद रखना, सारे बल्क मॉडुलस के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होंगे। बल्क मॉडुलस इज एक्चुअली द इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नेगेटिव ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्चुअली, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, बस ये चीज़ आप याद रखना, आगे बल्क मॉडुलस के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। बल्क मॉडुलस का वैल्यू गिवन है 2.1 इंटू 10⁹ न्यूटन्स मीटर्स स्क्वायर। मुझे और क्या गिवन है, टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई, देखिए डिक्रीज़ किया है वॉल्यूम सैंपल बाई 0.01%, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि माइनस डेल्टा वी अपॉन वी डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि माइनस नेगेटिव साइन का वैल्यू मुझे पता है कितना डिक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़
एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो 0.01% है। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। दिस इज़ माई वैल्यू। और मुझे डेल्टा पी इंक्रीज़ इन प्रेशर पता करना है, यानी कि डेल्टा पी पता करना है। तो बहुत इजीली आप बस यहाँ से डेल्टा पी देखोगे तो डेल्टा पी विल बी बल्क मॉडुलस इनटू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। बस वैल्यूज़ को रखना है और आंसर पता करना है। वैल्यूज़ को रखोगे आप तो 2.1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.01 अपॉन 100 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ माई इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू decrease the volume of water by 0.01%. Next question. Question 14 देखते हैं. Estimate the change in density of water in the ocean at a depth 400 meters below the surface. The density of water at the surface is 1030 kgs per meter cube and the bulk modulus of water is 2 into 10⁹ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। तो फिर से एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। फिर से देखिए, बल्क मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिएगा यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू एम आर टी। ओके, तो फिर यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक्चुअल में v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, P इक्वल्स टू रो आर टी भी लिख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ से जब आप देखोगे ना, अगर तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा वी अपॉन वी कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा वी अपॉन वी कैन बी रिटन एज डेल्टा रो अपॉन रो। आप ये इक्वेशंस का यूज़ करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना। यहाँ तक पहुँचने की एज इन मतलब आप पुट करोगे ना, मतलब ये इक्वेशन इसको यूज़ करोगे आप, तो आप ये लिख सकते हो। यहाँ से नहीं कि बल्क मॉडुलस का एक और फॉर्मूला मैंने देखा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो, और इसका आप यूज़ करोगे तो यहाँ से आप जो रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हो। दैट इज़ डेल्टा रो अपॉन रो इज़ गिवन एज डेल्टा पी। व्हाट विल बी डेल्टा पी? रो जी इंटू एच। 400 मीटर्स तक अगर हम सरफेस के नीचे जाएंगे तो जो इंक्रीज़ इन प्रेशर होगा दैट विल बी रो जी एच अपॉन बल्क मॉडुलस बी। तो यहाँ से डेल्टा रो का आपको वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगा। दैट इज़ रो इज़ 1030 इंटू हाइट इज़ 400 इंटू ग्रेविटी इज़ 9.8 अपॉन बल्क मॉडुलस 2 इंटू 10⁹ इंटू रो 1030। और इसे जब आप निकालोगे तो डेल्टा रो आ जाएगा 2.079 kg पर मीटर क्यूब। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 में कहा है कि देखिए, a steel of plate area 4 centimeter square and thickness 0.5 centimeter is fixed rigidly to the lower surface. Okay, एक प्लेट है जिसको एक सरफेस के साथ फिक्स करके रखा गया है। उसके डायमेंशंस मालूम है मुझे। A tangential force of 10 newtons is applied on the upper surface. Find the lateral displacement of the upper surface with respect to the lower surface. तो देखिए, एक प्लेट है, कुछ एक ऐसा प्लेट है
ठीक है। और कहा है कि एरिया जो है, यानी कि ये जो एरिया है टॉप सरफेस का, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थिकनेस, ये जो थिकनेस है दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर्स, और लोअर सरफेस को मैंने फिक्स कर दिया है। अब टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया है अपर सरफेस पे, यानी कि टॉप सरफेस पे एक फोर्स लगाया है दैट इज़ 10 न्यूटन्स के बराबर। तो मुझे पता करना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपर सरफेस का कितना होगा, और रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस दे दिया है मुझे स्टील का। रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस गिवन है 8.4 इंटू 10 टू द पावर, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ ये कितना गिवन है। क्वेश्चन 15 इंटू 10 टू द पावर 10 है ये, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए एक ही समझिएगा सिनेरियो में निकालना क्या है। मैं साइड व्यू से, अगर इस व्यू से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा होगा, ये एक प्लेट का एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा होगा जो कि नीचे से फिक्स है, और टॉप सरफेस से मैंने एक फोर्स लगाया है। तो ये फोर्स लगाने के कारण क्या होगा कि ये जो सरफेस है ना, ये मूव करके कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, और मुझे पता करना है कि ये जो टॉप सरफेस है ना, ये कितना आगे गया है, ये पता करना है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे हम लोग एक्सियल डायरेक्शंस में करते थे, दैट इज़ स्ट्रेस इज सम इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। यहाँ भी वही चीज़ है, सारे जगह ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, अगर आप लैटरल डायरेक्शन में देखोगे तो बस इलास्टिक कांस्टेंट और स्ट्रेस स्ट्रेन के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन मतलब यही होता है। तो यहाँ हम एक्चुअल में शियर का बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस में ये एंगल मुझे पता चल जाएगा। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस विल बी फोर्स, फिर से फोर्स अपॉन एरिया, टॉप सरफेस का एरिया, इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस में इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो एम ही होता है, दैट इज़ रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू स्ट्रेन इज माई दिस एंगल थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू पता कर लूँगा। थीटा विल बी एफ अपॉन एम ए, फोर्स इज 10 न्यूटन्स अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 8.4 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से थीटा पता चल गया हमें, दैट इज़ 0.297 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियंस। तो डेल्टा एल क्या होगा? डेल्टा एल जो हमें पता करना है दैट विल बी माई थिकनेस इंटू थीटा, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A 5 meter long straight piece of thread is kept on the surface of water. Find the force with which the surface on the one side of the thread pulls it. Surface tension of the water मुझे given है यहाँ पे। तो देखिए कोई थ्रेड है,
ये थ्रेड का क्रॉस सेक्शन है, सर्कल ही होगा वो। जब वो सरफेस वाटर पे रखा होगा तो कौन सा फोर्स जो है थ्रेड के वेट को बैलेंस कर रहा होगा? एक्चुअल सरफेस टेंशन फोर्स। वाटर एक सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे T, एंड यहाँ भी कुछ T ऐसा लगा रहा होगा सरफेस टेंशन वाटर T, ओके। एंड एक्चुअल में ये जो थीटा होता है ना, दिस थीटा इज़ क्वाइट स्मॉल। ऐसे ये थीटा का आप छोड़ो, इसका ज़रूरत नहीं है हमें, ऐसा कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें इसका यूज़ भी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे मुझे पता करना है ये T एक साइड का टेंशन फोर्स का वैल्यू, ठीक है। ये T का वैल्यू पता करना है मुझे। तो व्हाट विल बी दिस T? बहुत ही सिंपल है। जो T होता है ना, दैट इज़ द सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ अप टू विच इट इज़ एक्टिंग। कहाँ तक ये एक्ट कर रहा होगा? ये थ्रेड है तो एक लॉन्ग थ्रेड होगा कुछ ऐसा, तो ये जो पूरा लेंथ होगा थ्रेड का, ये वहाँ पे एक्ट करेगा, इस लेंथ पे एक्ट कर रहा होगा। तो दिस T will be equal to surface tension is given at 0.076 into length that is 5 meters long। तो यहाँ से T का वैल्यू आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 3.8 into 10 to the power minus 3 newtons। Next question number 17. Find the excess pressure inside a drop of mercury of radius 2 mm, a soap bubble of radius 4 mm, and an air bubble of radius 4 mm formed inside of a water tank. The surface tension of mercury soap solution of water are 0.465, 0.03 and 0.076 respectively। तो देखिए, तो मुझे एक्सेस प्रेशर पता करना है बबल, सोप बबल और ड्रॉप्स के केस में, ठीक है। पहला केस में क्या बोल रहा है? पहला केस में एक ड्रॉप है, तो ध्यान से देखिएगा। एक ड्रॉप में क्या होता है? ये ड्रॉप है, इस ड्रॉप को मैंने बीच से कट किया है फोर्सेस को देखने के लिए, यानी कि ये ड्रॉप कुछ ऐसा होगा। अब इस ड्रॉप को होल्ड करने के लिए ये पूरे जगह पे एक सरफेस टेंशन के कारण कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स F। और ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? इनसाइड में कुछ एक्सेस प्रेशर होगा, करेक्ट। एक्सेस प्रेशर होगा, दैट इज़ डेल्टा P इंटू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को बैलेंस कर रहा होगा ये। यानी कि दिस F जो टेंशन फोर्स है, दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बबल। एंड व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स मुझे मालूम है, सरफेस टेंशन का फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ इसमें क्या होगा? पेरीमीटर के बराबर, दैट इज़ 2 pi r इक्वल टू एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ पाई r स्क्वायर। यहाँ से r और एक r कैंसिल, और मुझे डेल्टा P का वैल्यू पता चल गया। ये पाई और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 2 times ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन r। ये आ गया बबल के केस में, सॉरी ड्रॉप के केस में। बबल के केस में क्या होता है ना, बबल के केस में एक्चुअली में बबल कुछ ऐसा होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में डायरेक्टली दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा, और एक थिन फिल्म होता है, ठीक है। तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस इंटरफेस पे तो एक्ट करेगा ही, सरफेस टेंशन का फोर्स F F F।
और साथ में जो दूसरा इंटरफेस होता है बबल में नीचे वाला, उस पर भी एक्ट करेगा। यानी कि दिस एक्चुअल एफ विल बी एक्टिंग ऑन टोटल एरिया ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 2 times द सर्कमफेरेंस, 2 times of 2πr। ठीक है, ड्रॉप के केस में ये होता है। तो जो ड्रॉप के केस में डेल्टा पी आएगा, डेल्टा पी इन केस ऑफ बबल के केस में, बबल के केस में जो आएगा दिस विल बी 2 times ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि 2 times ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द बबल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट में कहा है कि ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी है जिसका रेडियस मुझे गिवन है। तो डेल्टा पी ड्रॉप के लिए मुझे मालूम है, ये यूज़ करते हैं। आप लिख भी लो यहाँ पे, दिस इज़ फॉर ड्रॉप। तो डेल्टा पी फॉर ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इज़ 2 times ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज़ 0.465 अपॉन रेडियस इज़ 4 mm, राइट? नहीं, 2 mm, यानी कि 2 × 10⁻³ तो यहाँ से आ गया 465 Nm/m²। पार्ट बी देखना, पार्ट बी में मुझे बताया सोप बबल, इस बार बबल का है, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 mm, यानी कि डेल्टा पी बबल के लिए और सोप का है, यानी कि 2 times सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज़ 0.03 अपॉन रेडियस इज़ 4 × 10⁻³ और बबल है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे मुझे मिल गया ये 30 Nm/m²। सिमिलरली पार्ट सी में देखना, तो पार्ट सी में मुझसे एयर बबल कहा है। देखिए एयर बबल के केस में ना क्या होगा कि एयर बबल एक्चुअल में वाटर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो एयर बबल में जो आपका डेल्टा पी होगा ना, एक ही इंटरफेस होगा, ये थिन मेम्ब्रेन कोई फॉर्म नहीं कर रहा है। तो दिस विल बी सेम, द डेल्टा पी जो ड्रॉप के लिए होगा वही सेम ही होगा यहाँ पे। यहाँ बबल देख के कन्फ्यूज़ मत होना। अगर बबल 2 मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है, जैसे कि मेरे इस केस में था, एक ऊपर में फिल्म होगा क्योंकि बबल के बाहर भी एयर है और अंदर में भी एयर है, तो 2 इंटरफेस बन रहे थे। लेकिन एयर बबल जब वाटर के अंदर होगा तो उसमें सिर्फ एक ही इंटरफेस रहेगा। बाहर में तो बबल के वाटर ही वाटर होगा और अंदर में सिर्फ एयर होगा, यानी कि सिर्फ एक इंटरफेस है वहाँ पे। तो डेल्टा पी विल बी 2 times ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। यहाँ से आप डेल्टा पी निकालोगे तो 2 times ऑफ सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का, दैट इज़ 0.076 अपॉन रेडियस। रेडियस गिवन है 4 mm, 4 mm जो रेडियस है इंटू 10⁻³ यानी कि यहाँ से आ गया ये 38 Nm/m²। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए, कंसिडर अ स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया 1 mm² एट द टॉप ऑफ द मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 40 मिलीमीटर, यानी कि एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है कुछ ऐसा। यहाँ पे एक स्मॉल एरिया मुझे कंसिडर करना है टॉप सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे 1 mm² का एक एरिया लिया है और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 40 mm या 4 सेंटीमीटर कह लो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया by the air above it, by the mercury below it, by the mercury surface in contact with it. Okay, atmospheric pressure given है, surface tension given है मेरे पास, and neglect the gravity effect। चलिए देखते हैं। ये एरिया है अगर, तो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा बाहर से, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एंड तो एटमॉस्फेरिक फोर्स विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू दिस एरिया, यानी कि ए पार्ट का आंसर जो एयर जो फोर्स लगा रहा होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 into 10 to the power 5, this is 10 to the power 5 actually, into area 1 mm square, यानी कि 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. जस्ट अ मिनट, 1 into 10 to the power -6 ही होगा ना. हाँ 10 to the power -6, तो ये 0.1 न्यूटन्स के बराबर आ गया. नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, मर्क्यूरी कितना फोर्स लगा रहा है. तो मर्क्यूरी कितना फोर्स लगा रहा है उसके लिए पहले हम डेल्टा पी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. और डेल्टा पी हमने देखा था कि ड्रॉप के लिए 2 times ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस, यानी कि 2 times ऑफ सरफेस टेंशन इज़ 0.465 अपॉन रेडियस इज़ 40 मिलीमीटर 10 to the power -3. तो डेल्टा पी हमें पता चल गया अगर, तो देखिए जो इनसाइड जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर प्लस डेल्टा पी. इनसाइड प्रेशर ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है ये इसे अंदर की ओर मतलब सर्कल में दबा के रखे हुए है क्योंकि फोर्स ज़्यादा है. ठीक है, तो इनसाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो मैं डेल्टा पी को ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखना. तो यानी कि ये आ जाएगा 10 to the power 5 प्लस दिस टर्म, ये क्या हो रहा है. ठीक है, और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1000232 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. एंड जब आप तो फोर्स निकालोगे बाय द मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी से फोर्स आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो दिस विल बी 0.100232 न्यूटन्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, बाय द मर्क्यूरी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ इट. तो फोर्स जो मर्क्यूरी सरफेस लगा रहा होगा, सरफेस मतलब क्या, सरफेस फोर्स दैट इज़ सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, पार्ट सी. सी विल बी दिस पार्ट. दैट्स इट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं अब. तो देखिए, द कैपिलरी शोन इन द फिगर, एक फिगर है क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन. ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 कैपिलरी ट्यूब्स दिखाई गई है, एक ऐसा और एक ऐसा. ओके, और वाटर भरा हुआ है, वाटर ही है ना, हाँ वाटर ही है. तो देखिए कुछ ऐसा वाटर है और अंदर में कुछ वाटर जो है कुछ हाइट तक राइज कर गया होगा कैपिलरी में. तो पता करना है कि हाइट कहाँ तक राइज किया है. सरफेस टेंशन गिवन है मेरे पास 7.5 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर. तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल फार्मूला बता देता हूँ जो फार्मूला का यूज़ करते हैं. इसका डेरिवेशन अगर आपको जानना हो तो कमेंट में बताना मुझे, आपको मैं बता दूँगा, इसका डेरिवेशन भी दे दूँगा. तो जो हाइट होता है ना, हाइट इज़ एक्चुअली 2 हाइट कैपिलरी ट्यूब में हाइट, यानी कि ये हाइट h का एक्सप्रेशन बता रहा हूँ मैं, दैट इज़ 2 times ऑफ सरफेस टेंशन इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज़ एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट को थीटा है, डिवाइडेड बाई
रो ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी इनटू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब आर। ठीक है, देखिए वाटर के केस में थीटा इज़ 0 डिग्री फॉर वाटर। तो यहाँ पे सिंपल मैं H1, ये H1 मान लिया, ये H2 और ये H3, तो सारे वैल्यूज़ बस पुट करने हैं। तो H1 में पुट करूँगा मैं 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन 0.075 अपॉन रो वाटर का होता है 10⁻³ इंटू ग्रेविटी 10 इंटू रेडियस गिवन है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.03 मीटर्स। सिमिलरली फार्मूला का यूज़ करके बस रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेडियस का वैल्यू चेंज करके जब आप H2 निकालोगे तो वो आ जाएगा 0.015 मीटर्स, और H3 निकालोगे तो आएगा 0.01 मीटर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। The lower end of a capillary tube is immersed in mercury. The level of mercury in the tube is found to be 2 centimeters below the outer level. If the same tube is immersed in water, up to what height will the water rise in the capillary? तो देखिए, किसी भी लिक्विड में कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, किसी भी लिक्विड में अगर कैपिलरी ट्यूब डाले तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा लिक्विड राइज ही करे। मेरा लिक्विड जो है डिप्रेस भी कर सकता है, यानी कि ऐसा भी जा सकता है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि डिप्रेस कर रहा है या फिर राइज कर रहा है, राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है? तो ये थीटा पे डिपेंड करता है, दैट इज़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, तो देखिए ये ड्रॉप यानी कि ये राइज जब करेगा तो सरफेस टेंशन फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, और ये जो एंगल बनाता है ये एंगल थीटा, दिस इज़ द एंगल ऑफ कांटेक्ट। मर्क्यूरी के केस में ये कुछ ऐसा होता है, सरफेस टेंशन फोर्स फिर कुछ नीचे की ओर एक्ट करेगा एंड माई एंगल विल बी दिस थीटा। ठीक है, तो इस केस में ये राइज का केस है, कैपिलरी राइज, और ये कैपिलरी फॉल। फार्मूला में कुछ चेंज नहीं होता है, फार्मूला स्टिल रिमेन्स, H विल बी 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर कॉस थीटा। तो देखिए, अगर सेम लिक्विड में हम देख रहे हैं तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, और अगर हम अलग अलग लिक्विड में देख रहे हैं तो जो हाइट है दैट विल डिपेंड ऑन, अगर लिक्विड चेंज हो रहा है तो उसका सरफेस टेंशन भी चेंज होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होगा, और डेंसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्यूब है जिसको जब मर्क्यूरी में मैंने डाल के देखा तो लेवल 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ कर गया। अब इसको मैं वाटर में डालूँगा तो लेवल कहाँ तक जाएगा? तो इसके पहले कुछ डेटा आपको जानना ज़रूरी है। ये डेटा मैं नहीं बोल रहा कि आप इसको रट लो, आपका एग्ज़ाम में गिवन होगा, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए हमें ये डेटा। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है, सॉरी यहाँ पे मैं सिग्मा लिख दिया, एक्चुअली सिग्मा सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा था मैं, लेकिन स्ट्रेस के लिए भी हमने सिग्मा यूज़ किया है, तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए सिग्मा नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए, सरफेस टेंशन जो मर्क्यूरी का होता है दैट इज़ 0.465। हमने क्वेश्चंस में बहुत बार देखा भी ये चीज़। और जो डेंसिटी होता है वो तो हमें मालूम है 13600 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का जो होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दैट इज़ 0.073 न्यूटन मीटर पर मीटर।
और जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। और एक चीज़ और मैंने बताया था, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वाटर के लिए 0 डिग्री, और एंगल ऑफ कांटेक्ट मर्क्यूरी के लिए होता है 140 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइट राइज इन वाटर अपॉन हाइट फॉल इन मर्क्यूरी जब मैं लिखूँगा इन दोनों को, तो ये कुछ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अपॉन कुछ नहीं, बस मैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ, अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इनटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू कॉस ऑफ वाटर का होता है 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी जो कि होता है 140 डिग्रीज। इसे आप जब सॉल्व करके फिर h का वैल्यू आप क्या गिवन है, h का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पुट करोगे तो आपको HW मिल जाएगा, दैट विल बी 5.57 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।